प्रिय विद्यार्थियों, आज हम आपके अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में शक्ति क्या है इसके बारे में चर्चा करेंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पैंडेमिक के कारण आप लोगों का महाविद्यालय में आना अभी संभव नहीं है, इसीलिए महाविद्यालय प्रशासन तथा आयुक्तालय द्वारा यह व्यवस्था की गई है कि विद्यार्थियों को किसी प्रकार का अध्ययन में नुकसान नहीं हो, उनके लिए ई कंटेंट और ऑनलाइन टीचिंग की व्यवस्था की जाए। आपके लिए कुछ मैं टॉपिक्स डिस्कस करूँगी यहाँ पे। जो आज टॉपिक मैं डिस्कस करूँगी वो है पावर। पावर का अर्थ होता है शक्ति। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पावर अंतर्राष्ट्रीय शक्ति, चाहे वो राज्य की हो चाहे राष्ट्र की हो, वो अपने आप में एक अलग पहचान बनाती है। शक्ति का हम अर्थ देखें तो हम देखते हैं कि शक्ति उस केंद्रीय धुरी के समान होती है जिसके इर्द गिर्द सारे क्रियाकलाप, सारे सैद्धांतिक विश्लेषण घूमते हैं। शक्ति की परिभाषा आम आदमी दूसरों को प्रभावित करने के रूप में लेता है, चाहे वो राजनीतिक रूप से हो, चाहे वो आर्थिक रूप से हो और चाहे शारीरिक रूप से हो। शक्ति का अर्थ होता है जब हम फिज़िकली किसी को इम्प्रेस करते हैं तो वह शक्ति का रूप ले लेती है। अब आता है कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में शक्ति क्या है। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में शक्ति है कि वो किसी के पास इतनी सत्ता हो, किसी के पास इतनी भूमि हो, किसी के पास में अपने इतना इफ़ेक्टिव पर्सनालिटी हो, तो वो शक्ति का रूप ले लेती है। जैसे कि अब हम ये बताना चाहेंगे कि संप्रभुता की जो अवधारणा होती है, राज्य अपने आप में पूरी तरह आंतरिक और बाह्य रूप से स्वतंत्र होता है, तो वह शक्तिशाली कहा जाता है। इसका मतलब ये होता है कि कोई भी अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में शक्ति अपने आप में एक अलग तत्व है जो कि राज्य को एक अलग पहचान देती है। अब हम यहाँ पे देखते हैं कि प्रारंभ से ही शक्ति की अवधारणा बनी हुई है। इसमें अलग अलग विचारकों ने अपने अपने विचार दिए हैं। तो शक्ति के बारे में अब हम यहाँ पे मूल रूप से जो मुख्य तथ्य हैं वो देखे जाते हैं। जैसे शक्ति के दो आयाम हम देख सकते हैं, जिसमें आंतरिक और बाह्य आयाम। आंतरिक एवं बाह्य, इसके साथ ही यह बहस भी पुरानी हो गई है कि शक्ति के प्रयोग का कौन सा तरीका बेहतर है, जैसे प्रत्यक्ष या परोक्ष शक्ति। और अधिकांश विद्वानों ने बताया है कि जो शक्ति है वो एक साधन है, ना कि एक साध्य है। मतलब शक्ति किसी चीज़ को प्राप्त करने का एक साधन है, ना कि साध्य है। तो आप समझ गए मेरी बात को कि जो शक्ति है वो, इसका प्रयोग हम नेगेटिव उसमें भी और पॉजिटिव उसमें भी करा जाता है। बट राज्य की संप्रभुता को बनाए रखने के लिए जो शक्ति है वो हमेशा पॉजिटिव एटीट्यूड से ही होनी चाहिए। और शक्ति के जो मुख्य वक्ता हैं वो मॉर्गेंथो रहे हैं। उनके अनुसार अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का जो सार है वो राष्ट्रीय राज्यों के बीच अनवरत शक्ति संघर्ष है, और ये इसे हम राष्ट्रीय हित के रूप में परिभाषित कर सकते हैं। अब हम इसको, जो शक्ति की जो अवधारणा है वो मॉर्गेंथो की जो अवधारणा है उसके बारे में आपसे डिटेल में बात करेंगे। वो हम नेक्स्ट आपकी जो क्लास होगी उसमें हम बात करेंगे। थैंक यू। शक्ति की धारणा, शक्ति के लिए विभिन्न तत्वों की चर्चा की गई है। जैसे किसी भी शक्ति के तत्वों के बारे में अब हम चर्चा करते हैं। किसी भी राष्ट्र की शक्ति
सामर्थ्य जिन तत्वों पर आधारित होता है वह विविध तथा विभिन्न रूपों के होते हैं। इनमें से कुछ तो जो तत्व होते हैं वो अपरिवर्तनशील होते हैं तथा कुछ जो तत्व होते हैं वो परिवर्तनशील होते हैं। भौगोलिक स्थिति जैसे आकार तथा जनसंख्या। भौगोलिक स्थिति में आता है कि किसी भी राष्ट्रीय राज्य की शक्ति का सामर्थ्य का एक बड़ा स्रोत भौगोलिक क्षेत्र होता है जिसमें सबका अधिकार होता है। यही भूभाग उसकी एक जो भौगोलिक क्षेत्र होता है किसी भी राज्य का वो उसकी संप्रभुता का दायरा निर्धारित करता है। और भौगोलिक जो सीमाएं होती हैं वो किसी भी राष्ट्र की एकता और अखंडता को जग जाहिर करती हैं और उसकी ऐतिहासिक पहचान के साथ जुड़ी हुई होती हैं। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के संदर्भ में इस भौगोलिक तत्व को भू राजनीतिक तत्व कहा जाता है, जिसमें कि आकार आ जाता है, स्थिति आ जाती है और स्वरूप आ जाता है। तो ये अलग अलग होते हैं। जैसे हम एक एग्जाम्पल के द्वारा समझ सकते हैं कि कुछ ऐसे राष्ट्रीय राज्य होते हैं जिनको किसी भी काल में अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में बड़ी शक्ति का दर्जा देना ही पड़ता है। जैसे चीन और रूस है या अमेरिका है, जिसका एरिया बहुत बड़ा है और उसकी तुलना में पड़ोसी राज्य बहुत छोटे नज़र आते हैं। जैसे अब मैं आपको बताऊं कि रूस का क्षेत्रफल सोवियत संघ के विघटन तक विश्व के कुल भूभाग का 1/6 हिस्सा था और इस विशाल आकार के कारण इसकी एक विशेष यूरोशियाई पहचान विकसित हुई थी। इतने विशाल आकार के कारण इस देश में मिलने वाले प्राकृतिक संसाधन और भौगोलिक विविधता का मुकाबला किसी भी एक आध को छोड़ करके जिनसे हम इनकी कंपैरिजन कर सकें दूसरे राज्यों के लिए आसान नहीं था। विशाल विस्तृत भूभाग के कारण किसी भी आक्रमणकारी शत्रु का रूस के संवेदनशील भागों तक पहुंचना, उस पर वार करना, रूस को पराजित करना लगभग असंभव सिद्ध होता रहा है। इसकी बहुत बड़ी कीमत चुकाकर नेपोलियन ने सीखा और फिर हिटलर ने सीखा। यहाँ पर एक बात और मैं आपको कहना चाहूँगी, इतना विस्तार और दैत्यकार हालात में भी शक्ति बढ़ाने वाला ही नहीं समझा जा सकता। इसमें क्या होता है कि जो सिर्फ ये नहीं कि इतना बड़ा भूभाग है तो लोग आक्रमण नहीं करेंगे, लेकिन उसको मैनेज करने के लिए भी आपको बहुत सारा सैन्य बल इस पर खर्च करना पड़ता है। क्योंकि क्या होता है कि आपको जितना बड़ा एरिया होगा उसको कंट्रोल करने में उतनी ही प्रॉब्लम आती है। और कई बार ऐसा होता है कि संकट की घड़ी में सैनिक हस्तक्षेप हमेशा संभव नहीं हो पाता है और जो छोटे छोटे टुकड़ों में जो बट जाते हैं राज्य, फिर उनकी अपन एकता की भी गारंटी नहीं दे सकते, क्योंकि उनमें क्या होता है धार्मिक सांस्कृतिक विविधता भी बहुत ज़्यादा हो जाती है और लोग अपने आप को स्वतंत्र करवाने के लिए विकेंद्रीकरण की प्रवृत्तियों को भड़काते रहते हैं। तो इस तरह से एक छोटे से एग्जाम्पल रूस से हमें ये बात समझ में आ गई कि सिर्फ शक्ति, एक बहुत बड़ा साम्राज्य, एम्परर होना ही पर्याप्त नहीं है, उसके लिए हमें बहुत ज़्यादा एक सैनिक बल भी चाहिए होता है। तो इन सब चीज़ों के लिए ये ज़रूरी नहीं है कि आपके पास अपूर्व भूभाग हो तो आप बहुत ज़्यादा शक्तिशाली कहे जाएंगे। इसी तरह से एक और एग्ज़ाम्पल मैं आपको डिस्कस करती हूँ। पूर्वी यूरोप के अनेक देश इस बात के हम उदाहरण प्रस्तुत कर सकते हैं कि केंद्रीय शक्ति के कमज़ोर पड़ने पर, जैसे कि रूस ने अपनी विशाल साम्राज्य में धीरे धीरे तीतर बीतर हो रहा है, और दूसरी तरफ क्या होता है कि केंद्रीय सत्ता के ताकतवर होने पर यह राज्य फिर उपग्रह की तरह मास्को के इधर उधर मंडराने लगते हैं। तो दूसरी बात, एक और बात आती है कि इतने बड़े भूभाग में आर्थिक स्थिति भी एक जैसी नहीं रहती है। कई जगह खासकर जो दूर स्थित इलाके होते हैं उनमें असंतुलन व्याप्त हो जाता है, असंतोष हो जाता है, जनता में आक्रोश उत्पन्न हो जाता है। जैसे आपने पता होगा आपको कि रूस में साइबेरिया का इलाका तेल और गैस जैसे प्राकृतिक संसाधनों का प्रचुर मात्रा में है, लेकिन इस पर
तेल रूस को फिर भी कई सारी समस्याएं सामना करना पड़ता है, उसकी जो शक्ति है वो इस पर टिकी हुई है। लेकिन उसके सामने चुनौती ये है कि साइबेरिया के जो जीवन है वो बहुत ऐसा है, क्रिटिकल जीवन है, और जहाँ पर कि कोई भी जो है वो दुस्साहस उसका नहीं कर सकता है जाने का। तो इस तरह से क्या है कि ज़रूरी नहीं कि सिर्फ एक भूभाग बड़ा होने से आप किसी भी तरह के आक्रमण से बच सकते हैं, बल्कि अंदरूनी रूप से आपको बहुत सारी चीज़ें इसमें फेस करनी पड़ती हैं। आकार और स्थिति न केवल भौगोलिक सीमाओं को ऐसी राजनीतिक सीमाओं में बदलना, बल्कि उससे क्या होता है, रक्षा करना बहुत मुश्किल हो जाता है। किसी भी राज्य के परिवेश में भौगोलिक तत्व स्थिर एवं अपरिवर्तनशील रहते हैं, परंतु द्वितीय विश्व युद्ध के बाद का अनुभव यही दर्शाता है कि समसामयिक अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में इसे अपरिवर्तनशील नहीं समझा जा सकता है। भारत के रूप में जिस भौगोलिक क्षेत्र को विश्वव्यापी मान्यता प्राप्त थी, वह देश के विभाजन के बाद भारत और पाकिस्तान में बंट गया। ऐसे दो राज्यों में जो बुनियादी तौर पर फ़र्क थे और जन्म से ही एक दूसरे के बैरी थे। आप जानते हैं 1971 में क्या हुआ, बांग्लादेश के उदय के बाद में पाकिस्तान टूटकर दो राज्यों में बंट गया। इसी तरह से जर्मनी, कोरिया और वियतनाम एक नहीं रहे। अभी आपको पता है कि हाल ही के वर्षों में जर्मनी और वियतनाम का पुनः एकीकरण हुआ है, परंतु कोरिया तथा भारतीय महाद्वीप का जो विभाजन है अभी भी बना हुआ है। इसी तरह से सोवियत संघ के विलय और विखंडन के बाद नए राज्यों में असंतोष मंच पर अपना स्थान, अंतर्राष्ट्रीय मंच पर अपना स्थान ग्रहण कर लिया है, और यूगोस्लाविया के विक्टर ने सर्बिया और बोस्निया जैसे राज्यों को जन्म दिया है। इराक और अफ़गानिस्तान की भौगोलिक पहचान भले ही अभी बरकरार है, परंतु अमेरिका सैनिक हस्तक्षेप के बाद जिस प्रकार सत्ता परिवर्तन इन देशों में हुआ है, उसे देखते हुए राष्ट्रीय राज्य की पहचान के रूप में भौगोलिक तत्वों के बारे में गंभीरता से पुनर्विचार की आवश्यकता बेहद ज़रूरी हो गई है। तो आप लोगों ने ये समझा कि किस तरह से सिर्फ एक जो भौगोलिक सीमाएं हैं वो ही एक अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में अपनी पहचान बनाने के लिए काफ़ी नहीं है। एक बात तो हमें ये समझनी चाहिए कि इसमें हमें